गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो उसमें दो पार्ट है, एक तो पीरियोडिक टेबल और दूसरा है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और वगैरह वगैरह। वैसे तो पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरा रटने वाली चीजें हैं इसमें, लेकिन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होगा वो समझने वाला है और इसी पे पूरा इनऑर्गेनिक बेस्ड है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको जब आप अभी 11th में इसको पी ब्लॉक वगैरह पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। 12th में जब डीएफ ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ भी जरूरत पड़ेगा। तो ये 11th 12 दोनों का कॉमन चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल नाम से ही क्लियर है, टेबल माने एक चार्ट। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी अभी तक 120 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, पता है हमें, उस सारे एलिमेंट्स का एक टेबुलर फॉर्म। तो अगर कोई पूछे कि क्या होता है पीरियोडिक टेबल, तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक टेबुलर वे ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे पीरियोडिक टेबल को कि सिस्टमैटिक टेबल, एक सिस्टमैटिक चार्ट किसके लिए? फॉर प्रोजेक्टिंग डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं को दिखाने का जो चार्ट है कि एलिमेंट्स को हम कैसे दिखाएं, उन्हीं को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना या कब से स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा अर्लियर अटेम्प्ट, मतलब कि पहले वाले साइंटिस्ट लोग इसके बारे में क्या कहे थे या किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनना स्टार्ट हुआ था, और फिर देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट इस पे क्या कहता है। तो हम पहले देख रहे हैं जो अर्लियर, जो पुराने साइंटिस्ट थे, वो लोग क्या कहे थे उनके बारे में। सबसे पहले बच्चों एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था प्राउस्ट। क्या नाम था? प्राउस्ट। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। ये वही प्राउस्ट थे जो कौन सा लॉ दिए थे? मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। हमने एक फार्मूला बताया था आपको, डीपी सिंह एमडी हैं, रोते रहते हैं, तो उसमें डेफिनिट प्रोपोर्शन यही प्राउस्ट ने ही दिया है। तो प्राउस्ट हाइपोथेसिस, प्राउस्ट ने क्या कहा कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है। अगर एक हाइड्रोजन में एक और हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो बन जाता है हीलियम, उसमें एक और मिला दिया जाए तो बन जाएगा लिथियम, एक और मिला दिया जाए तो बन जाएगा बेरिलियम। तो दुनिया के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं और हाइड्रोजन का ही एग्रीगेशन है, हाइड्रोजन का ही पूरा ग्रुप है सारे एलिमेंट्स जो हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो द मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि दुनिया के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ही मिलके बने होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी हाइड्रोजन से ही, मतलब हाइड्रोजन का अगर मेल्टिंग पॉइंट होगा या मोलर मास होगा, इसका उसका डबल होगा, ये ट्रिपल होगा, ये उसका टेट्रा 4 गुना होगा, इस तरह से इन्होंने बताया। लेकिन आप जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है। शुरू में लोगों को जरूर लगा था कि हाँ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये थोड़ा बहुत 2 4 10 एलिमेंट को तो इकट्ठा कर पाए, लेकिन वो नहीं चल पाया। तो अगर इनके बारे में लिखना हो तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज आर
also multiple of hydrogen. प्राउस्ट के बाद और साइंटिस्ट एक आए लावाइजियर। प्राउस्ट के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम था लावाइजियर। और लावाइजियर को आप जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लावाइजियर आए। लावाइजियर ने क्या किया कि इन्होंने मेटल नॉन मेटल अलग अलग माने जितने एलिमेंट्स उस समय पता थे उसको ये क्या किए, चार्ट बनाए। हम लोग चार्ट ही तो पढ़ रहे हैं। एक में क्या रखे, कुछ मेटल रखे, एक में क्या रखे, नॉन मेटल रखे। आप लोगों को अगर मेटल नॉन मेटल याद हो थोड़ा बहुत, मैं आपको मेटल नॉन मेटल कैसे बताऊं, आप ऐसे देखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा फनी लैंग्वेज देखिए कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। आप लोगों में बहुत लोगों को पता होगा मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं कि रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आप ऐसे देखिए जरा, आप इस तरह से सोच लीजिए मेटल माने लड़की और नॉन मेटल माने लड़का, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माने दहेज, दहेज समझते हैं ना, डॉरी। तो होता क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए कि अगर हम कहें मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस, तो आप लड़की लड़का में जैसे डिफरेंस सोच सकते हैं। क्या होगा, लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, पता है ना, मैंने अभी तक तो यही हो रहा है। तो आप ये कहेंगे मेटल दहेज माने इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को। तो पहला डिफरेंस हम क्या देख लिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल और जो लेता है वो नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, जब दोनों की शादी होती है लड़की लड़के की, तो आप जानते हैं लड़के वाले जो है उनकी इज्जत मार्केट में घट जाती है। मार्केट माने सोसाइटी में। क्यों, जो बहुत दहेज लेता है, नहीं हम तभी शादी करेंगे जब मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उनकी इज्जत क्या होती है, कम। कम को क्या बोलते हैं, रिड्यूस। तो नॉन मेटल क्या हो जाते हैं बच्चों, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन वही और मेटल से जाके पूछिए तो उसके पिताजी कहे अरे हम तो ऑक्सीडाइज हो गए, इतना बढ़िया लड़का मिला है, वो ये बोलते हैं, इनकी इज्जत कम हो जाती है। लेकिन लड़के वालों से पूछिए कि भाई तुम्हारी इज्जत कम हो गई, तो वो क्या कहता है, अरे अब हम मांगे थोड़ी थे, वो अपनी लड़की के लिए कुछ भी दिए, तो हम क्या करें। यानी हम रिड्यूस हुए हैं, लेकिन उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। यानी वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन वही लड़की वाले से पूछिए कि भैया आप ऑक्सीडाइज हो गए, तो साफ साफ कहता है हाँ मुझे ऑक्सीडाइज करने वाले वही हैं। यानी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये केवल इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको कि जैसे लड़के का इज्जत रिड्यूस हो गया, तो लड़का माने नॉन मेटल, तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा हम पूछे कि कौन रिड्यूस होता है, आप कहेंगे नॉन मेटल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मेटल तो आप समझ ही रहे होंगे ना, आयरन वगैरह मेटल है, गोल्ड वगैरह। और नॉन मेटल माने जैसे गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। अभी तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये सब बढ़िया से पढ़ेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। शादी हो गई, अब क्या होगा, शादी के बाद इसको दहेज मिला है लड़के वाले को, तो लड़के को कार मिलेगी या बाइक मिलेगा, कुछ भी। अब वो लेके खूब उड़ेगा। और लड़की शादी हो जाती है, तो लड़की घर में क्या करेगी, जाके वो बैठ जाएगी एक जगह, भाई सोच सोच के उठना पड़ेगा। उसके घर वाले भी नहीं देखो बहुत ठीक से रहो, है ना। यानी लड़की की क्या होती है, मोबिलिटी कम होती है, इसकी मोबिलिटी जो है कम होती है। और इसका तो बाइक लेके खूब घूमेगा इधर उधर, इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो मोबिलिटी कम माने
ये बेचारी सॉलिड की तरह रहेगी। सॉलिड के पार्टिकल कहाँ ज्यादा इधर उधर घूमते हैं, लेकिन ये लिक्विड या गैस की तरह रहेगा। गैस के पार्टिकल कहाँ रुकते हैं, कहीं। लिक्विड कभी इधर उधर चलते रहेगा, सॉलिड स्थिर। कहने का मतलब मेटल अक्सर क्या होते हैं, सॉलिड, और नॉन मेटल लिक्विड। ठीक है। अच्छा, और भी आप देख लीजिए जरा। आप देखिए घर में मम्मी लोग क्या होता है और पापा लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, भड़क जाते हैं। और मम्मी लोग बहुत ज्यादा, कोई जब गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा वैसा काम करता है, तब गुस्सा आती है। यानी पापा लोगों का मन लड़का ना, इनका एमपीबीपी क्या होता है, लो माने कम टेम्परेचर पे ही गुस्सा आ जाएंगे। और ये लोग बहुत ज्यादा, इनका एमपीबीपी हाई। ठीक है। चलिए अब मैं इन सबको काट दे रहा हूं, क्योंकि अब आगे जो मैं बोलूंगा आप कहेंगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं। आगे अब और क्या होता है मेटल नॉन मेटल में। मेटल में एक स्पेशल चमक होता है, पता है ना, नॉन मेटल में नहीं होता है। मेटल को पीटने पे एक आवाज होती है, पता है, सोनोरस साउंड। नॉन मेटल में नहीं होता, इसीलिए लड़की मिटा दिए, नहीं तो आप कहेंगे। मेटल में उसको मोड़ा जा सकता है, ठीक, डक्टाइल, मैलिएबिलिटी, इसमें नहीं। तो ये सब तो आप लोग 9th 10th से पढ़े हैं मेटल नॉन मेटल में। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चों कि जो अपने लावाइजियर थे, इसको मिटा दे रहा हूँ, अपने जो लावाइजियर थे वो क्या किए, उस जमाने में जब कोई चार्ट नहीं था, उस जमाने में वो मेटल नॉन मेटल का चार्ट बनाए। और उस समय जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए उस समय आयरन होंगे, आयरन बहुत पुराना है, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, टीन होगा, जो भी थे, प्लेटिनम या जो भी थे, उनको एक जगह रखे। और नॉन मेटल हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी एक जगह रखे। एक चार्ट तो जरूर बना दिए। इस चार्ट से फायदा क्या हुआ, चार्ट से ये फायदा हुआ कि ऐसे आपको एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना होता है। ऐसे क्या होगा, आप मेटल के बारे में पढ़ लिए तो ये सब के बारे में लिख लेंगे। आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और मैं उस लड़के के बारे में कह रहा हूं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी बताइए, ठीक, तो अब हम कहेंगे उस लड़के की प्रॉपर्टी बताइए, तो आप क्या लड़के की क्या क्या प्रॉपर्टी बताएंगे। आप कहेंगे भाई उसके 2 आंख हैं, एक नाक है, मुंह है, जो भी ये, और तब उसके बारे में बताएंगे कि वो यूकेजी में पढ़ता है या 5th में पढ़ता है या इस क्लास में पढ़ता है, जो भी उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपसे कि सारे लड़कों की एक ही प्रॉपर्टी है, तब आपको क्या फायदा होगा। हम किसी भी बच्चे के बारे में कहें तो आप पहले याद किए रहेंगे, 2 आंख, 2 कान, एक ये, अब तब उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी बताएंगे। तो इस चार्ट का यही फायदा हुआ, लोग मेटल के बारे में सब जान गए। तो जब कोई पूछता था आयरन, तो मेटल के बारे में सब बता के फिर आयरन का 1-2 प्रॉपर्टी, नॉन मेटल के बारे में तो सब बता दिए, फिर उसकी प्रॉपर्टी। यही फायदा हुआ। लेकिन ये भी नहीं चल पाए अपने लावाइजियर भी। क्यों, बाद में जब मेटल वाइड आए तो लोग पूछे अरे मेटल वाइड को कहाँ रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेटल हैं। आप जैसे फास्फोरस के बारे में देखेंगे तो आपको पता है कि फास्फोरस में कौन कौन से होते हैं। व्हाइट फास्फोरस होते हैं, रेड फास्फोरस होते हैं, ब्लैक फास्फोरस होता है, नहीं, वायलेट फास्फोरस होता है, स्कारलेट फास्फोरस होता है। इसमें ब्लैक फास्फोरस क्या होता है, मेटल, और व्हाइट और रेड वाले क्या होते हैं, ये नॉन मेटल, ये बीच वाले मेटल वाइट। तो अब उसमें क्या होता है ना, दिक्कत होती है कि मेटल वाइट जब आ गया तब हुआ कि यहाँ रखा जाए कि यहाँ, और ये लावाइजियर का चार्ट जो था वो नहीं चल पाया। तो कोई पूछे इसमें गड़बड़ी, तो आप बस यही लिखेंगे कि लावाइजियर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटल वाइट। मेटल वाइट दोनों के बीच का होता है, हम लोग आगे देखेंगे। खैर, कुछ चार्ट तो बताए ही, कुछ एलिमेंट्स तो बताए ही। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए 3रे नंबर पे, उनका नाम था डोवेराइनर। डोवेराइनर ने क्या कहा था बच्चों कि ये काफी हद तक कुछ चार्ट बताए भी थे, जैसे लिथियम,
सोडियम पोटेशियम। आप आज भी जानते हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के थे, तो डोराइनर ने कहा एक ही ग्रुप के ये तीनों होते हैं, तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। लिथियम बनाएगा LiCl, तो ये NaCl, ये KCl, इसके अल्टरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। माने ये डोराइनर नहीं बताए थे, आज हम लोग देखते हैं, उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं खोज हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा था, लिथियम पोटेशियम और सोडियम एक ही ग्रुप के हैं। लोग पूछे क्यों, तो उस जमाने में एटॉमिक मास का खोज हो गया था। ये क्या कहे कि इसका मास होता है 7, इसका मास होता है 39 और सोडियम का मास होता है 23। इन्होंने कहा अगर आप दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, ये 46 बच्चों बाई 2, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो इन्होंने कहा था अगर इन दोनों के मास को ऐड करके और एवरेज लेते हैं, माने 2 से डिवाइड करते हैं, अगर मास इसका आ जाए, माने इसका मास उसी के बराबर आ जाए, तो ये तीनों एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, तो अब इसका भी तो कोई मतलब हुआ नहीं। अब मान लीजिए मैं ये कहूं कि भैया A, B और C दोनों फ्रेंड हैं, तीनों, तो भाई B का फ्रेंड होगा, A और C के वजन को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए, अगर C के बराबर B के बराबर आ गया तो तीनों फ्रेंड हैं। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। लेकिन ये है कि चूंकि ये काफी ट्रायड दिए थे, ये बहुत से ट्रायड दिए, इन्होंने बताया लिथियम सोडियम, ट्रायड माने 3 का मिला के ग्रुप, ठीक है, ठीक है ना, तिकड़ी, कि वो तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों फ्रेंड, उसी को ट्रायड बोलते हैं। तो इन्होंने क्या क्या बताया, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोबराइनस ट्रायड बताइए क्या क्या दिए थे, तो आपको रखना होगा क्या। एक तो उन्होंने दिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या दिया था, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। आप इसमें भी ऐड करेंगे ना बेरिलियम और कैल्शियम के मास को, और 2 से डिवाइड, जैसे मान लीजिए बेरिलियम का मास कितना होता है बच्चों 9 और कैल्शियम का मास कितना होता है 40, आप दोनों को डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 49/2 है ना, और ये क्या हो जाएगा 24.5, और आपको पता है मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, तो करीब करीब बराबर है, ठीक है, 24.5 होता है। तो इन्होंने ऐसे कर लिया। तो कुछ चीज जो ये दिए थे वो आपको याद रखना होगा, क्या क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। शुरू में आपको दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल आपको हम याद नहीं कराए हैं। जैसे याद करा देंगे तो ये सब आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही आसान है। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ये इन्होंने बताया था कि एक साथ होते हैं, ठीक है। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये इन्होंने बताया था कि एक साथ होते हैं। आयरन कोबाल्ट निकिल, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, आयरन कोबाल्ट निकिल। तो इस तरह से ये कुछ चीजों को बताया कि ये सब एक जैसे एक साथ रहते हैं। एक आध एक्सेप्शन भी है, एक बस, क्या, इन्होंने कहा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी एक साथ रहता है, लेकिन लोग कहे कि इसमें जरा जोड़ के दिखाइए, तो ये नहीं दिखा पाए। कैसे, आप जानते हैं फ्लोरीन का मास 19 होता है ना, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80। आइए जरा ऐड करते हैं, 19 + 80/2 कितना हो जाएगा 99 होगा क्या बच्चों, हाँ, ये करीब करीब कितना आ जाएगा 50 आएगा ना, 100 है तो ये 50 आ जाएगा करीब करीब, लेकिन वो कितना है 35.5, तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा जरा समझ जाइए, कि डोबराइनस ट्रायड बताइए इनमें से कौन कौन था। तो अगर मैं कहूं क्या ये डोबराइनस ट्रायड था, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम, आप कहेंगे नहीं, क्यों, आप जानते हैं तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं
नहीं दिया था ना, वो तो लिथियम सोडियम पोटेशियम दिए थे, इसलिए इसको डोब्राइनस ट्रायड नहीं बोलेंगे। यही सब क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन डोब्राइनस ट्रायड था। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। पहले आपको क्या करना होगा इसके लिए बच्चों, इसके लिए आपको रखना होगा कि डोब्राइनस ने कौन कौन से ट्रायड दिए थे, ये सब, तभी तो आप कर पाएंगे। तो मैं आपको क्या करता हूं, जैसे मैं याद करता था या बच्चों को बताता हूं, ओएस ट्रिक माने कुछ ट्रिक वगैरह, वही ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। तो इसमें क्या है, ट्रिक में ओएस माने ओझा सर, है ना, या आप जो भी सोचिए, अगर आपके पास कोई नाम हो तो ओएस के ये ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला है जिससे आपको याद हो जाएगा। और ऐसे हम लोग 12th तक जाते जाते कम से कम 300-400 तो ट्रिक देख ही लेंगे। अभी ये स्टार्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ओझा सर के ब्यूटी लिप्स का कलर फिरोजी है। कैसा है, यहां लिख दे रहा हूं, फिरोजी है। अब इसका क्या मतलब हुआ जरा समझिए। देखिए, एक क्या होता है ऑस्मियम। अब आप पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे तो एक और ट्रायड जान जाएंगे जहां ऑस्मियम भी होता है, ऑस्मियम रुथेनियम, तो वो भी एक ट्रायड था। अच्छा, दूसरा क्या था, बेरिलियम। तो बेरिलियम जैसे जान जाएंगे, पीरियोडिक टेबल हम याद कराएंगे तो उसके नीचे का तो आप जानते ही हैं, पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये लिख देंगे। उसके बाद लिथियम, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, पहला वाला बस याद करना। उसके बाद फास्फोरस, तो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। उसके बाद सल्फर, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, है ना, पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे तो बताएंगे। इसके पहले क्या होता है, ओ ऑक्सीजन, OSSCTEPO, है ना, ओझा सर से टेक्निक पूछो। खैर, ये सब हम आगे सोच सकते हैं। उसके बाद क्या था बच्चों, का माने कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। कलर माने Cl, कहाँ गया मेरा Cl और I। फिरोजी माने Fe। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं याद, मेन ट्रायड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जरा एक छोटे मोटा 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिटा दो इसको, वो रहने दे रहा हूँ, ट्रायड है तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो इससे वैसे तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, छोटे मोटे मेंस में आ सकता है, या आपके ओलंपियाड वगैरह में, या नीट में, IIT में, तो एडवांस में तो नहीं आएगा। जैसे क्या क्वेश्चन दे देगा कि आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज डोब्राइनस ट्रायड, डोब्राइनस ट्रायड मैंने बताइए इनमें से कौन सा डोब्राइनर ट्रायड था। ठीक है, और आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, जैसे आपसे कहेगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कौन सा इसमें डोब्राइनस ट्रायड है, और एक और दे दिया मान लीजिए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आप अभी देखिए जो उस चार्ट में याद रहेगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो पक्का होगा। अच्छा, क्या मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम होगा? नहीं, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम था, है ना। लिथियम ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक अगला। अच्छा चलिए एक और दे दे रहे हैं इसी पे। अब इसमें बताइए कौन सा डोब्राइनस ट्रायड है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर ये पूछ ले तो आप कहेंगे ये है ना। तो ये वही कह पाएगा जिसको याद रहेगा, जो नहीं याद रहेगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे कार्बन नाइट्रोजन तो था ही नहीं उसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन था ही नहीं, सोडियम पोटेशियम था भी तो लिथियम के साथ था, इसलिए यही आंसर है। या और क्या दे देगा, कौन सा डोबराइनस ट्राइड नहीं है। ठीक, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तीसरा जो था एक साइंटिस्ट जो दिए थे हमारे डोबराइनस ट्राइड, हाँ उनका एक्सेप्शन कभी पूछे तो वो भी ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो डोबराइनस ट्राइड हमारा हो गया। इसके बाद डोबराइनस ट्राइड के बाद 1865 में एक और साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, न्यूलैंड। न्यूलैंड, उनके रूल को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, आइए जरा देखते हैं न्यूलैंड ने क्या कहा था। एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, और सच्ची में देखिए तो यही वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल का मेन आइडिया दिए थे। क्या कहे ये कहे कि देखिए हम बहुत से एलिमेंट का वो कर लिए हैं कि एक जैसे होते हैं, और सही में ये बताए क्या, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनके जमाने में इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। आज भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट ऐसे ही रखे गए हैं जैसे जैसे वो बताए थे, लेकिन वो इतना ही बताए। लेकिन आज तो 120 एलिमेंट हैं, और बताए वो तो ठीक किए, लेकिन बताने का उनका जो वे था, मतलब कि पूछा गया कि क्यों आखिर ये एक साथ रहेंगे, वो थोड़ा गड़बड़ था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जिस तरह से हम लोग गाना गाते हैं ना, उसी तरह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ऐसे आपको याद होगा, हम लोग जब गाना गाते हैं तो क्या लिखते हैं, सा रे गा मा पा दा नी, अनी के बाद फिर क्या आता है, सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी आप 7 तार हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, जब भी आप सा के तार को बजाएंगे, आप अगर गिटार बजा रहे हैं सा के तार को, तो दूर भी बजाएंगे तो सा ही आवाज होगा, थोड़ा मोटा पतला होगा। इन्होंने क्या कहा था, सा के नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, रे के नीचे के एक जैसे, गा एक जैसे, एक जैसा। इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन, ये वो नहीं बताए थे, आज हम लोग देखते हैं, उतने ही इसके सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी। तो ये थे तो बहुत बढ़िया बताए भी, लेकिन ये भी नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आया, यहाँ गड़बड़ होने लगा। एंड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, आप जानते हैं यहाँ होता है, तो इनर्ट गैस के बाद फिर से सा यहाँ स्टार्ट होता है ना, तो गलत हो जाता है। तो ये नहीं चल पाए, लेकिन इन्हीं को माना जाता है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो स्टार्ट किए। तो अगर 2 लाइन लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि न्यूलैंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the idea that periodic properties of the elements are related with atomic mass, and according to Newland, if the elements are arranged in increasing order of their atomic mass,
if the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then eighth element 1 2 3 4 5 6 7 8 eighth element will have similar properties to first element, like musical notation सा रे गा मा, है ना। तो इन्होंने यही कहा था, लेकिन ये भी नहीं चल पाए। तो अगर कोई पूछे कि इनकी कमी बताइए, ड्रॉबैक, तो आप दो ड्रॉबैक लिखेंगे। एक क्या लिखेंगे कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दिस लॉ वाज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं था डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। और दूसरा क्या था कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, एक्चुअली इन दैट टाइम इनर्ट गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इनका लॉ खत्म हो गया, तो ये भी नहीं चल पाए। ये 1865 की बात है। अब नेक्स्ट जो आए एक और साइंटिस्ट, ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा हम लोगों को जानना है। अब देखिए इसमें भी क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर आप इसमें भी देखिए तो आपसे कह सकता है कि अच्छा बताइए इसमें न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में कौन कौन एलिमेंट थे, और मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दे, एक दे दे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थे क्या? नहीं थे। नहीं, अगर कहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो आप कहेंगे हाँ ये थे। अगर कहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आप कहेंगे ये थे। अगर कहे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आप कहेंगे नहीं थे। बोरॉन और एल्युमिनियम तो थे, गैलियम नहीं था, है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनका पीरियोडिक टेबल कितना था, या कौन सा सेट इनके पीरियोडिक टेबल में था, कौन नहीं था, आप बता सकते। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद जो बच्चों साइंटिस्ट आए उनका नाम था लोथर मेयर, और सच्ची में लोथर मेयर एक बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, लेकिन लोथर मेयर का जो सिस्टम था, मतलब जो पीरियोडिक टेबल दिए थे, वो हकीकत में ग्राफ दिए थे, और वो ग्राफ नहीं चल पाया। माने ग्राफ समझने में लोगों को दिक्कत होती थी, नहीं तो वो दिए थे बहुत बढ़िया। तो और लोथर मेयर के साथ ही मेंडलीफ भी दिए थे। तो चलिए शायद ये लोथर मेयर पांचवा थे। लोथर मेयर कर्व, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोथर मेयर कर्व या लोथर मेयर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मेंडलीफ के साथ ही दिए थे 1869। इन्होंने क्या किया था जरा समझिए। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, एक ग्राफ बनाया, किसके किसके बीच? एटॉमिक वेट और वॉल्यूम। आप जानते हैं एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ क्या बताएगा? डेंसिटी। इन्होंने डेंसिटी का एक कर्व बनाया, और वो कर्व आप लोग किताब में भी देखिएगा, ये ऐसे 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 इस तरह से वो करवाया। और इसमें था क्या, सबसे पीक पे यहाँ जो आए वो आया लिथियम, यहाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद यहाँ क्या आया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम। ठीक, उस तरह से यहाँ जब देखा गया, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। और इसी कर्व में यहाँ नीचे भी ऐसे ऐसे जगह था जिसमें यहाँ क्या थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे यहाँ कैल्शियम है ना, तो यहीं पर था स्कैंडियम वगैरह वगैरह।
स्कैंडियम था, टाइटेनियम था। और तो कहने का मतलब ये है कि ठीक तो था, इन्होंने क्या कहा था, देखो जितने पिक पे होंगे वो एक जैसे शो करेंगे प्रॉपर्टी, सही बात है। जितने डिसेंडिंग, डिसेंडिंग माने ग्राफ के घटते हुए, डिसेंडिंग में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एक जैसे शो करेंगे। जितने असेंडिंग में रहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक जैसे। जितने अलग अलग बताए, लेकिन ये नहीं चल पाए क्योंकि ग्राफ कितना समझा जा सकता है ना। ग्राफ को चार्ट में ये बस दे दिए होते तो ये बहुत बढ़िया बता दिए होते, लेकिन चार्ट में ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया थोड़ा सा लिख लीजिए, और इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो लिख लीजिए। तो पहला लिख लीजिए पॉइंट की लोथर मेयर कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स by atomic mass and density of element in solid state. In solid state. Second point. He plotted curve between physical properties like MP, BP, volume, etc. against atomic weight and observed the following. क्या क्या वो किए, ऑब्जर्व देखिए। पहला, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। सेकंड, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइंग पिक या टॉप या क्रेस्ट, जो भी लिखिए। एल्कली मेटल किसको बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो एल्कली मेटल ऑक्यूपाइंग पिक ऑफ द कर्व, पिक ऑफ द कर्व। सेकंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन द मिडिल ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। और तीसरा, हैलोजन ऑक्यूपाइंग पोजीशन इन द ascending part of the curve। और लास्ट में ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलॉइड ऑक्यूपाइंग पोजीशन एट द बॉटम ऑफ द कर्व। ठीक है, तो आपको यही याद करना है। क्या याद करना है, एक बार फिर से समझिए। क्या याद करना है आपको याद करना है कि पिक पे कौन था, एल्कली मेटल, ठीक है। एसेंडिंग में कौन था, एसेंडिंग पार्ट में एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी मैं सब बताऊंगा, है ना। और डिसेंडिंग में कौन था, हैलोजन, यही ना, उल्टा में बोल दिया शायद। डिसेंडिंग में कौन था, डिसेंडिंग में था आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। इसको डिसेंडिंग कर दीजिए। और एसेंडिंग में बच्चों हैलोजन, और बॉटम में क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट, माने डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटलॉइड, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसको आप लोग जब मिलिए तब मैं वो फॉर्मूला बताऊं कि कैसे आप याद कर लेंगे, कौन असेंडिंग, कौन डिसेंडिंग, कौन कैसे कैसे। ठीक है, तो अभी इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा, अभी आगे। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे हैं। मिटा दो, मिटा दो। तो अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, इसको मिटा दो ना, कि बताइए लोथर मेयर के कर्व में
लोथर मेयर के कर्व में बेस पर क्या था? आपसे कहे कि व्हाट चाहे विच एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इस तरह से विच ऑफ द following elements was at the bottom of Lothar-Meyer curve. At the bottom of Lothar-Meyer curve, है ना? तो आपसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे और सारे ऑप्शन वैसे ही रहे कि जो थोड़ा कंफ्यूजन हो, जिसमें आर हो, आर बी, आर यू, आर ए और कोई आर से होता है क्या? चलिए ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर ये हो, अच्छा एक और रोडियम लिख दे रहे हैं, ये भी हो जाएगा। तो और भी एलिमेंट्स, तो अब आपको क्या होगा, आपसे क्या कह रहा है, कौन सा बॉटम में था? तो बॉटम में कौन होगा? जो डी ब्लॉक का होगा। और डी ब्लॉक में कौन कौन होते हैं? तो डी ब्लॉक में होंगे रोडियम और रुथेनियम। तो दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। अब इनका एक ही गड़बड़ी था, ड्रॉबैक, कि इट हैज नो एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक। चलिए, तो बच्चों आज मैं यही 5 लोथर-मेयर तक इस क्लास में खत्म कर रहा हूं। अगले क्लास में हम लोग, हाँ एक और साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम बता दूं, फिर मैं बताऊं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक और पीरियोडिक टेबल है, केवल उनका नाम बताऊंगा और किसने खोजा था, बाकी और कुछ नहीं। और फिर हम लोग अगले क्लास में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये छोटा मोटा पहले का पढ़े भी हैं और थोड़ा सा याद रखिएगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे, क्या दिए थे, टेल्यूरिक हेलिक्स। टेल्यूरिक हेलिक्स इन्होंने क्या दिया था टेल्यूरिक हेलिक्स में, कि स्पाइरल होता है और सिलिंड्रिकल। इनका पीरियोडिक टेबल कैसा था? अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कोई बताइए जो सिलिंड्रिकल हो और क्या हो, स्पाइरल। स्पाइरल समझते हैं ना आप लोग, कि जैसे ऐसे उसमें एलिमेंट्स रहते हैं। तो हम बहुत बढ़िया बना ही नहीं पाते हैं, है ना। अरे ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे, वही वाला। तो मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बना हो, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और चारों तरफ वही स्पाइरल होता है। तो बस आपसे पूछा जाता है कि ऐसा पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो उनका नाम था डी चेन चैर्टवाइस। उस साइंटिस्ट का नाम था डी चेन चैर्टवाइस। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो उसी सन में दिए थे 1869 में, उसके साथ हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।